सभी का स्वागत है हमारे चैनल सार्थ शिक्षा में। मैं रंजित कुमार आपके लिए लाया हूं बेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबी जेईई एनटीपीसी ग्रुप डी एंड ऑल एग्जाम ऑफ एसएससी, जिसका डिटेल एनालिसिस करेंगे विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज की क्लास होगी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेके चलेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो पाए। और क्लास एंड तक देखें। क्लास के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र है तो ये क्या दर्शाता है, आपको बताना है। देखिए, दूरी और समय ग्राफ, ये क्या है, दूरी है और ये क्या है, समय है। यदि ये दूरी समय ग्राफ वक्र हो तो इनमें से किसको दर्शाता है, आपको बताना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी समय ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है। तो दूरी समय ग्राफ गति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या बच गया, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, यदि दूरी समय ग्राफ कर्व हो तो वो किसको दर्शाता है, तो वो असमान गति को दर्शाता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटलॉइड्स है क्या। ठीक, तो देखिए, मेटलॉइड्स क्या होता है कि इसमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी निहित होती है। उपधातु की संख्या टोटल कितनी है पीरियोडिक टेबल में, तो उपधातु की संख्या कितनी है, 7। और इसी 7 में से एक आपको इस ऑप्शन में दिया गया है, जो आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो इनमें से कौन है, इनमें से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए, ये तो क्या हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स मतलब उपधातु की संख्या होगी किसमें, पीरियोडिक टेबल में। ठीक, लेकिन मेटल की संख्या कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में, तो 91 होती है। और नॉन मेटल मतलब कि अधातु की, तो ये 20। और ये प्लस कितना हो गया, ये मेटलॉइड्स 7, तो टोटल कितना हो जाता है 118। ठीक, तो ये क्या है, पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या, मतलब कि टोटल तत्वों की संख्या कितनी है पीरियोडिक टेबल में, 118। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, आपको बताना है। तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, आयाम के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा, तीव्रता से, या फिर वेलोसिटी से। देखिए, तो प्रकाश का रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, प्रकाश का रंग का निर्धारण तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किस कलर का होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस कलर का होता है, तो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, लाल रंग का। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस कलर का होता है, तो किस कलर का होता है, वायलेट का होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस आर यूज्ड इन येलो स्ट्रीट लाइट। पीली स्ट्रीट लाइट में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम वेपर का यूज पीली वाली जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें यूज किया जाता है। देखिए, एक होती है मरकरी वेपर। मरकरी वेपर का किस में यूज किया जाता है, तो आप जहाँ भी स्ट्रीट लाइट देखते होंगे कि व्हाइट कलर की प्रकाश दे रही है, तो उसमें आप समझ जाइएगा कि उसमें मरकरी वेपर का उपयोग किया गया है। ठीक, देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवर्टाइजिंग बोर्ड में किस गैस का यूज किया जाता है, तो एडवर्टाइजिंग बोर्ड में किस गैस का यूज किया जाता है, नियोन का किया जाता है। ठीक, और हाइड्रोजन के बारे में हमने आपको कई बार बताया है कि ये पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक, नाइट्रोजन के बारे में भी हमने आपको कई बार बताया है कि इसकी मात्रा वायुमंडल में 78% है। इसका उपयोग पूछ लिया जाता है, तो जितनी भी बंद फूड पैकेट होती है उसको ऑक्सीडाइज होने से या फिर कह लीजिए कि खराब होने से बचाने के लिए इसी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समवन इज सिटिंग इन द लिफ्ट व्हेन विल दे फील दैट देयर वेट हैज़ इंक्रीज। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति यदि लिफ्ट में है तो उसे कब फील होगा कि उसका वजन बढ़ गया है। देखिए, वजन मतलब सामान्य वजन से कुछ ज़्यादा फील होता है, तो वो आपको बताना है कि किस कंडीशन में ऐसा फील होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये एलिवेटर है, लिफ्ट है जिसमें कि एक व्यक्ति खड़ा है। तो इस व्यक्ति को कब फील होगा कि इसका वज़न पहले से सामान्य वजन से ज़्यादा हो गया है। देखिए, जब ये लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर जा रही होगी तो इसका वज़न क्या होगा कि इसको फील होगा कि इसका वज़न बढ़ गया है। ठीक, यदि यही लिफ्ट नीचे आ रही हो ए एक्सलेशन से तो इसको क्या फील होगा कि इसका वज़न पहले से घट गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एब्यूलेटेड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब की गणना प्रथम बार किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वान ग्यूरिक। वान ग्यूरिक के द्वारा वायुमंडलीय दाब की गणना प्रथम बार की गई। तो ये हो गया कि गणना किसने की, लेकिन वायुमंडलीय दाब की गणना की किससे जाती है, तो इसकी गणना बैरोमीटर के द्वारा की जाती है। ठीक, देखिए, ये तो हो गया कि बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब कि वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलेरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। से पूछा जा रहा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी बल के लिए त्वरण किसी वस्तु के डैश किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आपको बताना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, F = m/a। आपसे क्या पूछा गया कि त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो पहले इस फॉर्मूला को त्वरण के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, A = F/m। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A क्या है, A F के समानुपाती है, जबकि A मास के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया। ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर m/v, इसके परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होती है, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब इसको क्या करते हैं कि ड्राइव कर लेते हैं। m क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है, मतलब m क्या है, मास है, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, तो इसको बाहर कर लिए। यहाँ क्या हो गया, dv/dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ से F = ma फॉर्मूला ड्राइव हुआ। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में क्या सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये दोनों ही क्या है कि कार्बन तत्व से बने हैं, तो ये क्या है, ये सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गलत है, लेकिन मतलब फैक्ट से देखेंगे तो ये क्या है, ये सत्य है। ये दोनों आइसोटॉप्स है, ये गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर ये सही है। ये आइसोटॉप्स नहीं बल्कि ये एलोट्रोप्स है। ठीक, और इसके क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ही आइसोटॉप्स है, जबकि ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। आइए आइसोटॉप्स और एलोट्रोप्स के बारे में देखते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है कि इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक, जैसे कि आप हाइड्रोजन का ले लीजिए,
प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, या फिर कार्बन का आप ले लीजिए तो C12 हो गया, C13 हो गया और C14 हो गया। ये क्या है, ये आइसोटॉप्स हैं, ठीक। जबकि एलोट्रोप्स में क्या होता है कि इसकी भौतिक स्थिति एक होती है। भौतिक स्थिति मतलब क्या कि ये तीनों ही ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया और ये फ्लोरीन, ये तीनों ही कार्बन का ही बना है, लेकिन इसकी संरचनात्मक रूप मतलब कि स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है, अलग अलग हो जाती है, ठीक। सीरीज में हमने लास्ट का 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ता जा रहा है और 80 लेवल का न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। तो अभी से आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप न्यूमेरिकल एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ हीटर व्हिच हैज़ अ पावर ऑफ 4.9 किलोवाट एंड अ वोल्टेज ऑफ 700 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि 4.9 किलोवाट और 700 वोल्ट वाले किसी हीटर का प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। आपको तो आई पता नहीं है, करंट तो इसमें दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना क्या है, प्रतिरोध निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है कि क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से आप आई निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। अब इस आई को क्या कीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, V इंटू वी अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। आइए इसको अब रेसिस्टेंस के रूप में अरेंज कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन P, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको V पता है, V कितना है, 700 वोल्ट है। तो यहाँ आप लिख दीजिए 700, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक। अपॉन P कितना हुआ है, अपॉन P कितना है, 4.9 किलोवाट। आपको देखिए आंसर किस में दिया हुआ है, SI यूनिट में दिया हुआ था। इसको भी आपको SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है, किलोवाट, किलो को हटाएंगे तब जाकर के ये क्या होगा कि SI यूनिट में आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4900, ठीक। अब इसको कट कर दीजिए, 0 0 कट हो गया, 7 7 is to 7 49, ये भी कट हो गया, कितना हो बच गया आपके पास, 100। तो यही आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 stones of mass 1 kg and 4 kg are placed at a distance of 10 meter apart in vacuum. फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। आपसे बोला जा रहा है कि 2 स्टोन है जिसका मास 1 kg है और एक का मास क्या है, 4 kg है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, ठीक। तो इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपको निकालना है। आपको पता है कि 2 बॉडी के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो चाहे कितनी भी दूरी पे हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, G इज टू M1 इज टू M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये G क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक। मास 1 आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और मास 2 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ आप पुट कर दीजिए, और R दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर, तो 10:10। अब इसको क्या करते हैं कि हम ऊपर ले लेते हैं, ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.67 इज टू 10⁻13, और ये 1:4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आफ्टर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मैटर व्हाट विल रिमेन अनचेंज्ड। पदार्थ की मात्रा बदलने के बाद क्या अपरिवर्तित रहेगा, आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।